हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बीकॉम थर्ड ईयर की जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है ना, जिसका एग्ज़ाम आपका 12 मई को है, तो उसकी हम 4th यूनिट आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डीम्ड इनकम। ठीक है, तो डीम्ड इनकम क्या होती है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। ठीक है, सेक्शन भी अगर आप लिख के आते हो तो इससे आपका जो आंसर होता है ना इनकम टैक्स में स्पेशली, तो आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सर्टेन इनकम्स आर चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, कुछ सर्टेन इनकम्स होती है जो कि चार्जेबल होती है ना, टू टैक्स अंडर द हेड इनकम। इनकम के जो हेड्स हैं उसमें चार्जेबल होती है। ठीक है, इवन दो दे मे नॉट बी रिसीव्ड, चाहे वो रिसीव्ड हों और अक्रू इन कैश, चाहे वो मतलब कैश में मिले या ना मिले तब भी वो मतलब कि टैक्सेबल होंगी, है ना। दीज इनकम्स आर कॉल्ड डीम्ड इनकम, और उन्हीं इनकम को हम क्या कहते हैं, मानी हुई इनकम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, जो भी प्रोविडेंट फंड होता है कॉन्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, जब हम शायद सेकंड यूनिट कर रहे थे या फर्स्ट कर रहे थे उसमें हमने पढ़ा था, है ना। प्रोविडेंट फंड एक तरीके का क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही करते हैं ना। ठीक है, तो जो प्रोविडेंट फंड का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो कि एम्प्लॉयर कर रहा है ना, वो भी क्या मानी जाएगी, डीम्ड इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आपको मतलब कि रिसीव होगी, आप कभी ना कभी तो उसको रिसीव करोगे ही। ठीक है, सेकेंड है वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई परक्यूसिट प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, वही परक्यूसिट भी हम पढ़ चुके हैं, एक तरीके का बेनिफिट होता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, आपके मतलब कि आपकी डीम्ड इनकम होगी। अब डीम्ड इनकम का मतलब क्या हो रहा है, अगर वो इनकम मानी जा रही है मतलब उस पर आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं बेनिफिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। कोई भी बेनिफिट या अदर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा, जैसे कि फ्री एकोमोडेशन, कार वगैरह, है ना, तो वो भी क्या होगा, आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी। ठीक है, लोन वेवर बाय द एम्प्लॉयर, अगर लोन भी कोई प्रोवाइड किया जा रहा है तब भी जो होगा, जो इनकम होगी वो डीम्ड इनकम मानी जाएगी। तो ये इसके क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। डीम्ड इनकम किसमें बताइए, सेक्शन नंबर 2 उसका सब सेक्शन 24। ठीक है, जिसमें क्या आता है, परक्यूसिट बेनिफिट्स, सर्टेन इनकम्स, है ना, इनकम इन ल्यू ऑफ सैलरी और प्रॉफिट ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, ये सारी आपकी डीम्ड इनकम मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, छोटा क्वेश्चन है पर ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है, देखो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड मैं आपको यूनिट 3 में ही समझा चुकी हूँ, और ये उसमें वही प्रोविजंस पूछ लिए है ना सेट ऑफ के रिगार्डिंग, मतलब जो लॉसेज होते हैं ना उनकी आप सेट ऑफ मतलब एक तरीके से भरपाई कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, है ना, इनकम टैक्स एक्ट में। तो देख लेते हैं, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेट ऑफ लॉसेज आर, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज, है ना, स्पेकुलेशन लॉसेज, लॉसेज फ्रॉम लॉटरी एंड कार्ड गेम्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं उसमें बहुत अच्छे से, जो स्पेकुलेटिव बिजनेस था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है जिसमें सेट ऑफ मींस एडजस्टिंग लॉस फ्रॉम इनकम। ठीक है, मतलब कि सेट ऑफ का मतलब क्या है, लॉस को एडजस्ट करना, किससे, इनकम से। कौन सी इनकम, अदर कोई इनकम से या उसी की। अब मैंने आपको ये बताया था, जो स्पेक्यूलेटिव लॉस अगर आपको होता है तो स्पेक्यूलेटिव लॉस को आप स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अदर कोई इनकम से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है एनी लॉस विच कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर। कोई ऐसा लॉस है जो कि मतलब कि सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, है ना, सेम ईयर के अंदर, कैन बी कैरी फॉरवर्ड, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। मान लो अगर मैंने कल भी आपको बताया था, है ना, यूनिट 3 में कि अगर आप मतलब कि कोई भी लॉस अगर सेट ऑफ सेम ईयर में नहीं हो पा रहा है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आप उसको क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि आगे के लिए भेज सकते हो कि अगर मैं इस साल इसको सेट ऑफ नहीं कर पाया तो मैं अगले साल इसको सेट ऑफ करूंगा, ऐसे करके आप 4 साल तक लॉस को क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं लॉसेस के क्या क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, स्पेक्यूलेटिव लॉस, ठीक है, लॉस फ्रॉम लॉटरी एंड कार्ड गेम्स। अब देखो, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा वो किससे सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से हो जाएगा सेट ऑफ। ठीक है, और जो स्पेक्यूलेटिव लॉस होगा, ये मैंने कल ही बताया था आपको, ये सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा, स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है, और लॉस फ्रॉम लॉटरी एंड कार्ड गेम्स में अगर हो जाता है तो सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट सेम इनकम। तो इसकी जो सेम इनकम होगी, मतलब कि अगर लॉटरी में आपको लॉस हुआ तो आपकी उसी ईयर में, जैसे मान लो अभी 25-26 चल रहा है, 25-26 में आपने कोई लॉटरी खरीदी है ना, उसमें आपको लॉस हो गया है ना, तो अब उसी सेम ईयर में अगर आपने कोई और भी लॉटरी खरीदी है ना, और फिर वहाँ आप वो लॉटरी जीत जाते हो, तो उसके प्रॉफिट से ही ये वाला लॉस क्या होगा, सेट ऑफ हो सकता है। अदर कोई इनकम से इसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, जैसे कि सेम ये जो था, है ना, स्पेक्यूलेशन का जो लॉस था वो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस भी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रोविजंस हैं, है ना। आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है, इसमें छोटे छोटे ही क्वेश्चन है इस यूनिट में। ठीक है, थर्ड है एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है, प्रोविजंस बताना है कैरी फॉरवर्ड के रिगार्डिंग
एंड सेट ऑफ लॉस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वही क्वेश्चन है ये, फिर से घुमा के दे दिया है ना। देखो क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा के पूछे जाएंगे आपसे। इफ़ द टोटल इनकम ऑफ असेसी इज लेस देन द लॉसेज ऑफ द ईयर, द अनएब्जॉर्ब्ड लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द सक्सीडिंग ईयर। मतलब कि अगर आप जो टोटल इनकम में कम है आपकी, है ना, लॉसेस से भी कम है, जो लॉस हुए हैं आपको उस ईयर में, उससे भी कम आपकी इनकम है ना, तो जो अनएब्जॉर्ब्ड लॉस होगा, है ना, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द सक्सीडिंग ईयर, आगे के हम ईयर्स में उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड हेड्स इन दोज ईयर्स, ठीक है। और उन सालों में वो जो स्पेसिफाइड हेड्स होंगे इनकम के, है ना, उनसे स्पेसिफाइड हेड्स मतलब कि वही, जैसे कि लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से वो सेट ऑफ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर द कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड एज पर द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 70, ठीक है। तो जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो कैसे अलाउ किया जाएगा, जो सेक्शन नंबर 70 में कुछ कंडीशंस दिए हैं उनके रिगार्डिंग, है ना, उनके अकॉर्डिंग ये कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है सेट ऑफ की, सेट ऑफ लॉस विथ इनकम ऑफ द सेम हेड, ठीक है, सेम हेड से उसको किया जाएगा, या तो सेट ऑफ विथ इनकम ऑफ अदर हेड्स, है ना। इफ़ अगर अलाउ किया जा रहा है कि जैसे कि अगर नॉर्मल बिजनेस है और आपको नॉर्मल बिजनेस में कोई लॉस हुआ है तो आप उसके लॉस को आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, है ना, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। तो अगर अलाउ किया जा रहा है तो अदर हेड की इनकम से भी आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इफ़ स्टिल लॉस रिमेन अनएब्जॉर्ब्ड, ठीक है, अगर फिर भी लॉस हो रहा है, लॉस बच रहा है आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा, अनएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मतलब कि वही कि आपको लॉस हुआ है ना, और आप वो किसी और इनकम से उसको क्योंकि और कहीं से आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो फिर आप उसको सेट ऑफ कैसे करोगे। अगर वो सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अनएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, और फिर हम उसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, है ना, आगे के सालों के लिए। यहाँ पे ये नोट लिखा हुआ है ना, इसको आप पढ़ लेना। लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि अगर वो अनएब्जॉर्ब नहीं है तो फिर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली इफ रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, अगर मतलब कि ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल कर देते हैं तो फिर जो बिजनेस का लॉस होगा उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, इस यूनिट के क्वेश्चन छोटे भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ना, इस तरीके से पूछे जाएंगे आपको। एक्सप्लेन द इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें सारे प्रोविजंस ही पूछे हैं ज़्यादा, तो जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके कुछ प्रोविजंस बताने हैं रिलेटिंग टू द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट कंडीशन दी है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, है ना। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड करते हो तो क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो प्रोविजंस इसमें बताए हैं सेक्शन नंबर 80D, है ना, डिडक्शंस दिए हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि पहला है सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 25,000 का मिल जाएगा, है ना। पेरेंट्स हैं जिनकी एज बिलो 60 ईयर है तो 25,000 का मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल जाएगा उस पर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे, ठीक है। अगर पेरेंट्स 60 ईयर्स और मोर, उससे ज़्यादा के हैं, तो फिर आपको 50,000 तक का क्या है, डिडक्शन मिल जाएगा मैक्सिमम, और टोटल मैक्सिमम आपको 50,000 मिलेगा, है ना। और 1 लाख इफ़ पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन, अगर आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो फिर 1 लाख तक का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन उस पर मिल जाएगा, ठीक है। एडिशनल डिडक्शन भी होंगे कुछ, जैसे कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अप टू 5,000 तक का, अगर आप हेल्थ चेकअप करा रहे हो, है ना, विद इन द ओवरऑल लिमिट फॉर सेल्फ एंड फैमिली के लिए और खुद के लिए भी, ठीक है। और ये हो गया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। और अगर आप रेंट पेड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस, है ना, अगर आप खुद के मतलब कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि जिसमें वो खुद भी रह रहा है पर्सन, है ना, और आप भी रह रहे हो वहाँ पे रेंट से, तो अगर वहाँ पे आप रेंट पे कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस है सेक्शन 24B में, है ना। तो पहला है उसमें वेयर द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द असेसी एंड यूज्ड फॉर हिज ओन रेसिडेंस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन, ठीक है। मान लो कि जो प्रॉपर्टी है वो ओन की जा रही है असेसी के द्वारा, है ना, असेसी खुद उसको ओन कर रहा है एंड यूज फॉर हिज ओन रेसिडेंस, और खुद के रहने के लिए वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है उसको। तो जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर वो कोई कैपिटल बोरो कर रहा है ना, तो वो एलिजिबल हो जाएगा किसके लिए, डिडक्शन के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा जूम कर लूँ, हाँ, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम, अगर इंटरेस्ट लिया है ना, लोन पे जो इंटरेस्ट है उसके लिए आपको मैक्सिमम 2 लाख पर ईयर का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, अलाउ किया जाएगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, अगर आप रीपेमेंट करते हो, है ना, प्रिंसिपल, तो वो आपको उस पर डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। नो डिडक्शन इज अलाउड इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है ना, किराए से दे दी है, तो फिर उस पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी पर मिलेगा जिस घर में आप खुद रह रहे हो, है ना, और आप क्या कर रहे हो, उस पर रेंट पेड कर रहे हो, मतलब कि जो घर आपने लिया है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, मतलब वहाँ पे कोई और मतलब जो ओनर है वो भी रह रहा है और आप भी रह रहे हो और आप रेंट पेड कर रहे हो, तब आपको ये डिडक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। समरी देख लेते हैं। समरी है फ्लो सेट ऑफ प्रोसेस क्या होती है, लॉस इनकर्ड, लॉस हुआ, फिर है ना सेट ऑफ हो जाएगा करंट ईयर की इनकम से, इफ़ एनी लॉस रिमेन, अगर कोई लॉस बचता है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, वही है जो ऊपर हमने पढ़ा था। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट,
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट इज सेक्शन सी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन नंबर सी है वो क्या है। ठीक है, जो सेक्शंस हैं आपके डिडक्शन के, उनसे आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो जो भी जितने भी सेक्शंस हैं वो एटलीस्ट उनके नाम और वो किस चीज़ के लिए ये तो आपको याद रख रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। सेक्शन 80C प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। कोई भी सर्टेन आप पेमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो या एक्सपेंसेस खर्चे करते हो, है ना, तो सब्जेक्ट टू एन ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 तक का आपको फाइनेंशियल ईयर में क्या है, डिडक्शन मिल जाता है, जो किसमें बताया है, सेक्शन नंबर 80C में आपको बताया है। ठीक है, उसमें देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ अ हाउसिंग लोन, है ना, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। ठीक है, तो और इन सभी को मिला के जो टोटल मैक्सिमम डिडक्शन जो दिया जाता है वो 1,50,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका। तो असेसी इन्वेस्ट एंड पे इन एलिजिबल ऑप्शंस अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, असेसी कुछ भी इन्वेस्ट करेगा या पे करेगा, है ना, एलिजिबल ऑप्शंस में, तो वो 80C के अंदर आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पेमेंट मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो इन्वेस्टमेंट करेगा या पेमेंट करेगा फाइनेंशियल ईयर में, और एलिजिबल फॉर डिडक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा डिडक्शन के लिए। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ, और जो मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 1,50,000 तक आपको अलाउ किया जाएगा। ये जो टेबल थी उसी को इस मतलब कि डायग्राम के फॉर्म में बता दिया है। आप भी ऐसे लिख के आ सकते हो। की पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ इसके। तो की पॉइंट्स हैं इसके कुछ। ओवरऑल लिमिट फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट टुगेदर इज़ ₹1,50,000। ठीक है, जो ओवरऑल लिमिट है वो 1,50,000 की। डिडक्शन इज अलाउड ओनली इफ़ द अमाउंट इज एक्चुअली पेड या एंड इन्वेस्टेड। ठीक है, अगर डिडक्शन तभी अलाउ होगा जब जो अमाउंट है वो एक्चुअली में पेड की गई हो या इन्वेस्ट की गई हो। ठीक है, और इफ़ टोटल एक्सीड्स 1,50,000 ओनली, और 1,50,000 इज़ अलाउ, अगर मतलब कि टोटल आपका 1,50,000 हुआ है तब भी आपको 1,50,000 ही अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है स्टेट द रेट्स ऑफ, एक मिनट, स्टेट द रेट्स ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, जो इंडिविजुअल की इनकम है तो उसके रेट्स क्या क्या हैं, है ना, ये आपको बताया है। देख लेते हैं इसको भी हम। हाँ, तो फॉर इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर, मतलब कि ऐसे इंडिविजुअल जिनकी जो एज है वो 60 ईयर से कम के हैं, है ना, तो उनको न्यू टैक्स रिजीम जो है ना, न्यू टैक्स रिजीम जो कि अंडर सेक्शन 115 BAC में बताया है ना, तो उसके लिए ये है स्लैब रेट रहेगी एक तरीके से। तो अप टू 3 लाख तक क्या है, नील रहेगी, है ना, और 3 लाख से एक भी रुपये ऊपर होता है ना, और 6 लाख तक 5% आपको टैक्स देना है। फिर 6 लाख 1 से 9 लाख तक 10% देना है। ठीक है, 9 लाख 1 से 12 लाख तक आपको 15%, फिर 12 से 15 तक 20, और अब 15 लाख से आपको 30% तक आपको टैक्स देना है। किनको, इंडिविजुअल को, और जिनकी एज क्या है 60 ईयर से कम है। ठीक है, नोट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% इज एप्लीकेबल ऑन द टोटल टैक्स पेबल। जो भी आप टैक्स पे करोगे, है ना, उसके बाद आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना ही पड़ता है। फिर आप किसी भी मतलब कि एज ग्रुप के हो या कितनी भी आपकी इनकम हो, ये मैटर नहीं करता, ये तो आपको कंपलसरी है देना। जो भी आप टैक्स पे करोगे उसके साथ आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% है वो देना कंपलसरी है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन है इसकी फॉर इंडिविजुअल ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम क्या था, बिलो 60 ईयर 2,50,000 तक क्या था, नील था। ठीक है, और ये सीनियर सिटीज़न के लिए भी था और 80 ईयर्स वालों के लिए भी, सुपर सीनियर सिटीज़न जिनको हम कहते हैं। ठीक है, देखो 60 ईयर तक क्या है, नील है ना, 2.5 लाख की इनकम पे, और जो सीनियर सिटीज़न है मतलब कि जिनकी एज 60 टू बिलो 80 ईयर्स, मतलब कि 60 से 80 साल तक के जो लोग हैं, है ना, उनको सीनियर सिटीज़न कहेंगे, और 80 साल से जो ऊपर के हैं उनको सुपर सीनियर सिटीज़न, है ना। और फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% था, और इन दोनों के लिए क्या था, नील था, है ना। और 5 लाख से 10 लाख तक 20% था, इनके लिए भी 20%, इनके लिए भी। और अब 10 लाख है ना, तो 30% आपको टैक्स देना पड़ता था। ये था ओल्ड रिजीम, और ये जो है ये है आपका न्यू टैक्स रिजीम इस साइड जो है ना, ये वाला। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये देख लेते हैं। रीबेट अंडर सेक्शन 87A इज़ अवेलेबल इन केस ऑफ टोटल इनकम अप टू 5 लाख बिलो 60 ईयर इन ओल्ड रिजीम। वही बताया कि ओल्ड रिजीम में क्या है ना, और सरचार्ज इज एप्लीकेबल ऑन टोटल इनकम बिलो 50 लाख एज पर एप्लीकेबल स्लैब। जो भी 50 लाख से कम से ज़्यादा की जो इनकम होगी उस पर सरचार्ज भी आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट, अगला क्वेश्चन। हाँ, स्टेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80D जो है सेक्शन नंबर, उसमें कौन कौन से डिडक्शन अलाउ किए हैं ये बताना है हमें। तो सेक्शन 80D प्रोवाइड्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड, है ना, फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, सेल्फ स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के लिए अगर आप कर रहे हो तो, है ना, आपको ये 80D का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए बिलो 60 मतलब कि 60 ईयर से अगर आप कम किए तो, है ना, तो 25,000 का, है ना, 60 से ऊपर वालों के लिए 50,000 और 80 ईयर वालों के लिए 50,000। पेरेंट्स हैं, एक मिनट, पेरेंट्स
इफ़ नॉट कवर्ड इन ए, अगर वो ए में नहीं उनको लिया आपने, है ना, ए मतलब ये वाला, है ना, इसमें नहीं लिया है तो उनके लिए 60 ईयर से कम वालों के लिए 25,000, इनके लिए 50,000, इनके लिए भी 50,000 और टोटल मैक्सिमम डिडक्शन ए और प्लस बी को मिला के 50,000, इसको 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो ये टेबल आपको एज इट इज़ बना के आनी है। नोट देख लेते हैं। इफ़ पेरेंट्स आर कवर्ड इन ए देन सेपरेट डिडक्शन फॉर पेरेंट इज़ नॉट अलाउड। अगर आपने यहीं पे पेरेंट्स को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया है, तो फिर आपको सेपरेट उनके लिए कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज़ ऑल्सो अलाउड अप टू 5,000। ये हमने ऊपर भी देखा था, जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होगा वो 50,000 तक का आपको मतलब कि अलाउ किया जाएगा डिडक्शन उस पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट है इसका। पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस हुई इज़ कवर्ड, है ना। कवर्ड कौन कौन होगा उसमें, सेल्फ स्पाउस या इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन फैमिली, है ना, और दूसरे में पेरेंट्स। अगर उनको फैमिली में आपने कवर्ड नहीं किया है तो फिर पेरेंट्स अलग से कवर्ड किए जाएंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन एज ऑफ द पर्सनस कवर्ड, मतलब कि एज पे वो डिपेंड किया जाएगा, ठीक है। वो 60 से कम के हैं, 60 से ज़्यादा के हैं या 80 से ज़्यादा के हैं, उस हिसाब से जो कि हमने टेबल में देखा था, तो डिडक्शन उनको अलाउ किया जाएगा एज़ पर स्पेसिफाइड लिमिट अंडर सेक्शन 80D। 80D में जो स्पेसिफाइड लिमिट बताई है उसके हिसाब से, ठीक है। की पॉइंट्स हैं, डिडक्शन इज़ अलाउड ओनली फॉर एक्चुअल प्रीमियम पेड। जो भी एक्चुअल प्रीमियम पेड किया है उसी पे आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, अलाउ किया जाएगा। पेमेंट कैन बी मेड बाय चेक। पेमेंट जो होगा वो चेक से भी हो सकता है, ड्राफ्ट से भी हो सकता है, नेट बैंकिंग, कार्ड, UPI और कैश, है ना, कैसे भी हो सकता है। और इफ़ पेड इन कैश इट शुड बी विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, ठीक है। और अगर मतलब कि जो पेमेंट होगी वो कैश में की जाएगी तो फिर प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही पेड होना चाहिए, ठीक है। और दिस डिडक्शन इज़ अवेलेबल अंडर बोथ न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। और जो ये डिडक्शन है ये ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से देख लेते हैं आप। सेक्शन नंबर 80G पूछा है। ये जो जितने भी अलग से सेक्शन बताएं ये ज़रूर आप पढ़ के जाएं, क्योंकि हो सकता है इंडिविजुअली आपसे ये पूछ ले, है ना। सेक्शन 80G में क्या बताया, प्रोवाइड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन, है ना। 80G किसके लिए, डोनेशन के लिए। ये मैं कल भी आपको बता रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इंडिविजुअली भी पूछ लेंगे। और देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। और तो अभी भी ये रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्टेन डोनेशन अगर आप कुछ कर रहे हो स्पेसिफाइड फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए, ट्रस्ट के लिए, है ना, तो आपको डिडक्शन दिया जाएगा। तो ये टेबल में दिया 100% डिडक्शन विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, 100% का आपको इसमें डिडक्शन दिया जाएगा। ये आपको कंडीशन से दी है, ठीक है। और 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू लिमिट, 100% डिडक्शन दिया जाएगा पर कुछ लिमिट होगी उसकी, है ना, तो उसकी ये कंडीशन दी हैं। और ये 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू लिमिट 50% तक का भी दिया जाता है ना। तो 50% ऑफ अमाउंट डोनेट सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। टू सर्टेन ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, टेम्पल्स या मॉस्क या तो गुरुद्वारा, अगर इनमें आप कर रहे हो तो आपको 50% तक का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नोट देख लो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज अलाउड ओनली इफ पेमेंट इज मेड बाय कैश, चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन मोड, है ना, कैसे भी कर रहे हो आप। कैश पेमेंट अब 2000 इज़ नॉट अलाउ। अगर 2000 से ज़्यादा की आप पेमेंट कर रहे हो तो फिर कैश पेमेंट में वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको ऑनलाइन या चेक के उससे ही देना होगा। 2000 तक तो आप कैश दे सकते हो। फिर उसके अगर 2000 से ज़्यादा की कोई भी आप पेमेंट कर रहे हो तो फिर आपको वो ऑनलाइन या चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा, ठीक है। ये इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये आप देख लेना। की पॉइंट्स दिए हैं। डोनेशन मस्ट बी टू नोटिफाइड फंड इंस्टीट्यूशन, डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट, ठीक है। जो डिडक्शन है वो एक्चुअल पेमेंट पे ही अलाउ किया जाएगा, ये हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर है ना, मेंटेन प्रॉपर रिसिप्ट इशूड बाय द डोनी, मतलब कि जो जिसको आपने डोनेशन दिया है ना, तो उसे आपको प्रॉपर रिसिप्ट क्या होगी, इशू की जाएगी, वो आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो प्रूफ क्या रहेगा कि आपने डोनेशन किया, ठीक है। अब देखो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5वां हेड है ये हमारी इनकम का, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूड्स ऑल इनकम्स विच आर नॉट चार्जेबल अंडर द हेड्स। जो कि देखो ऐसी इनकम जो अदर चार्जेबल हेड्स है ना, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉफिट गेन हो गया फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और कैपिटल गेन, जो इन चारों में नहीं आ रहा है वो जितना भी बच रहा है वो सब किस में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव्स या फ्रेंड, ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम शेयर, फैमिली पेंशन, इनकम फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, है ना, गिफ्ट अगर 50,000 से ज़्यादा का है तो वो किसी भी पर्सन से अगर 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट मिल रहा है तो वो भी आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। और एनी अदर रेसिडुअल इनकम, ठीक है। तो ये सारी मतलब कि जो 4 हेड्स के अंदर जो इनकम नहीं आ रही है वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जाएगी, है ना। और मेनली इसमें जैसे कि हॉर्स रेस, लॉटरी, पजल और जो इंटरेस्ट वगैरह होता है वो वाली इनकम इसके अंदर आती है ना। और गिफ्ट भी आती हैं अगर 50,000 से ऊपर का है तो वो, है ना। क्लासिफिकेशन कैसे होगा इसका, मतलब जो टोटल इनकम का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन, है ना, और कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। इस तरीके से होता है, 5 हेड्स होते हैं। नोट, लॉस इनकर्ड अंडर दिस हेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, ठीक है। जो लॉस होगा, इस हेड का जो लॉस होगा, है ना, वो कैन नॉट बी सेट ऑफ, वो सेट ऑफ नहीं किया जाएगा अदर किसी भी हेड की इनकम से, वो सिर्फ इसी हेड की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है।
तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो कि मैं पहले भी करा चुकी हूँ, पर इसमें क्या है टेबल में थोड़ा और डीपली दिया है ना, प्रोविजंस बताने हैं रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉस है ना, जो लॉस है उसका आप सेट ऑफ कैसे करोगे और उनको कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे। तो ये सेक्शन किस में बताया, 70 और 72 में, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में। तो सेट ऑफ का देख लेते हैं। टाइप ऑफ लॉस, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो किससे सेट ऑफ होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन का है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से। अगर कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन से। इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस है तो स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट से होगा, ओनली लिखा है ना, ये किसी और इनकम से नहीं होगा। लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ये सेट ऑफ हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हैं, तो देखो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो उसको 8 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। और अगर बिजनेस का है तो उसको भी 8 असेसमेंट ईयर तक कर सकते हो आप कैरी फॉरवर्ड। और कैपिटल गेन का है तो उसको भी। और जो लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस होगा ये सिर्फ आप 4 ईयर्स तक कर पाओगे, ठीक है। जो कल भी हमने पढ़ा था स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस होगा वो 4 साल तक के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और बाकी सारी ये जो हैं ये हम 8 ईयर्स के लिए कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड। और इसका जो सेट ऑफ होगा वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है, अदर कोई भी इनकम से इसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये प्रोसेस दी है और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये यूनिट हो जाती है हमारी कंप्लीट। और आगे आज मैं ये वाली यूनिट अपलोड कर दूँगी। अब आपकी सिर्फ 5th यूनिट रह जाती है तो वो कल तक मैं कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे पास में शादी है तो बहुत शोर हो रहा है और आपको मतलब कि वीडियो फिर आगे बन नहीं पाएगी ठीक से, है ना, शोर में, तो इसलिए। और बाकी मैं कल आपको मॉर्निंग में 10-11 के आसपास तक वीडियो वो वाली भी 5th यूनिट की भी अपलोड कर दूँगी, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से रिवीजन करके इन वीडियो को देख के जा सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर किसी ने नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच।